नमस्कार। आज हम आप लोगों को न्यूक्लियस बताने के लिए आए हैं। यहाँ न्यूक्लियस क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। यह एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल है। मतलब कि जब इस देखा जाएगा कोई भी माइक्रोस्कोप से, थोड़ा सा जो बढ़िया माइक्रोस्कोप जो होगा, ज़्यादा मैग्निफिकेशन का होगा, तो उसमें सबसे पहला जो दिखने वाला मटेरियल जो है स्ट्रक्चर, वो होगा न्यूक्लियस। मतलब कि ये सेल है तो सेल में यहाँ न्यूक्लियस दिखेगा। अब ये जो है प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मतलब लार्जेस्ट, ये जो है साफ साफ दिखने वाला है। और ये लार्जेस्ट यहाँ जो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर पाया जाने वाला लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। ये लगभग 25% इसका जो है वो वॉल्यूम में, ये लगभग 25% से लेके और किसी किसी में ज़्यादा बड़ा भी होता है, मतलब 40% के आसपास भी हो सकता है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, ये न्यूक्लियाई, अगर सिंगुलर है तो न्यूक्लियस कहेंगे, प्लूरल है तो न्यूक्लियाई कहेंगे। तो किसी अधिकांशतः में सिंगल होगा तो वो न्यूक्लियस, और किसी में जो है वो न्यूक्लियस 2 या 3 भी हो सकता है। जैसे कुछ जो है होगा पारामीशियम में होगा, इसमें जो है किसी में 2, किसी में 3 तक न्यूक्लियाई हो सकता है। एक न्यूक्लियस का काम होगा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, तो दूसरा जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करने का काम करता है। इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है। फिर उसका हम लोग देखेंगे यहाँ पर शेप के बारे में थोड़ा सा जाने। बहुत ही आसान सा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एक हमें गोल सा स्ट्रक्चर बनाना है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और इसको हम यहाँ बंद कर देंगे। ये जो है इसमें न्यूक्लियर पोर, ये बीच में छोटा छोटा छिद्र होगा, इसको कहेंगे न्यूक्लियर पोर। ये इस तरह से इसका जो है ऊपर वाला मेम्ब्रेन बन गया। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन हो गया। इसको कैरियोथीका भी कहा जाता है। ये जो है यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, इसको कैरियोथीका भी कहा जाता है। ये बना, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथीका भी कहा जाता है। और ये कैरियोथीका, इसमें अब देखिए हम लोग जो ये वाला है और ये 2 गो हो गया, तो इसमें ये जो है ये बाहर रहेगा, तब इसको कहेंगे यहाँ पर इक्टो कैरियोथीका, और जो अंदर वाला है इंडो कैरियोथीका कहलाएगा। ये जो है इसको ये इक्टो कैरियोथीका, और ये जो अंदर वाला है इंडो कैरियोथीका कहेंगे। और इसके बीच में जो गैप है, ये दोनों मतलब कि इसके बीच में भी जो रहेगा यहाँ पर, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये जो है ये दोनों के बीच वाला जो स्पेस है, इसको कहेंगे यहाँ पर बीच वाला पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये हो गया, हम लोग देखे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। आउटर, ये जो है आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो है ये इनर
और ये दोनों मिलके ये पूरा को कहेंगे हम लोग, ये पूरा जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप, ये पूरा न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, न्यूक्लियर पोर है, जो आने जाने का, इसमें जो मटेरियल्स है कुछ को आने देगा और वो बाहर इसमें से जाएगा भी और अंदर आएगा। तो ये जो है न्यूक्लियर पोर है। अब हम लोग आगे देखें, इसके ये जो आउटर लेयर है, मतलब कि ये जो है इक्टोकैरियोथिका, तो यहाँ पर इक्टोकैरियोथिका में होगा कुछ कुछ राइबोसोम और यहाँ पर होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे अटैच होता है। इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होगा। और भी इसमें दिखा सकते हैं इधर उधर, ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से इसमें रहेगा, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है इसको ER हम लोग कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं, अब इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हम लोगों को ऐसे बना लेना है। और उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग कि बीच में एक और डेंस मटेरियल यहाँ पर जो है वो वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसमें जो है विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पर बिना मेम्ब्रेन वाला जो है ये स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको कहेंगे न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। और इसमें जो भरा हुआ मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डेंस मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, ये कहलाएगा, जो मैट्रिक्स इसमें भर गया ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म ये हो गया। और इसमें जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो इसमें इंटरवाइंड होंगे एक दूसरे से, इधर उधर बना देना है, इसमें स्ट्रक्चर जो है बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, और ये कहलाएगा क्रोमेटीन। ये स्ट्रक्चर है क्रोमेटीन। तो ये जो है यहाँ पर न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्रोमेटीन, आखिर इसका जो है नाम यहाँ पर क्रोमेटीन क्यों पड़ा, ये जो है यहाँ क्रोमेटीन यहाँ ही बना हुआ रहेगा। इसमें जो है क्रोमेटीन्स, ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, इसमें डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। और इस तरह से हम लोग, ये क्रोमेटीन किस चीज का बना हुआ रहेगा, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ ये मिलेगा। अब ये जो है क्रोमेटीन, क्रोमेटीन जो है शब्द ये बना कैसे, तो ये क्रोमा, क्रोमा मीन्स होता है कलर, लैटिन वर्ड में इसको क्रोमा कहा जाएगा। तो ये क्रोमा और प्लस टीन, तो ये जो है टीन का यहाँ का मतलब हो गया एक धागा जैसा स्ट्रक्चर, जिसको कलर करने पर, मतलब कि जहाँ पर हम लोग स्टेनिंग करते हैं, मतलब कि उसको देखने के लिए स्लाइड पर स्टेनिंग किया जाता है, तो वो कहलाएगा क्रोमा, मतलब कलरिंग करना, और प्लस वो थीन धागा जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, तो ये कहलाएगा क्रोमेटीन। ये यहाँ पर इसका अर्थ हुआ, मतलब कि ये जो नाम दिया गया ये इसके चलते। लेकिन क्रोमेटीन में होता क्या है, ये जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाएगा, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमेटीन, मतलब कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को ये कैरी करेगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और ये जो है फिर नेक्स्ट जनरेशन को ये ट्रांसफर करने वाला भी होगा। और साथ साथ इसमें ये भी है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज
को भी कंट्रोल करने का काम ये करेगा। इस तरह से इसमें जो है वो बना हुआ इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है सेल डिवीजन के समय ये जो है बन जाएगा ये क्रोमोसोम के रूप में। इसका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखें, बाद में उसको भी बताएंगे इसमें। अब यहां पर है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है विदाउट मेम्ब्रेन वाला है, मतलब बिना मेम्ब्रेन का ये होगा। और इसमें यहां पर आरएनए और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। और ये जो है इसमें छोटा छोटा ये जो दिख रहा है ये बना हुआ रहेगा राइबोसोम। मतलब यहां पर राइबोसोम का फैक्ट्री है, यहां बनेगा राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण यहां होता है और न्यूक्लियर पोर से ये जहां भी जरूरत होगा वहां पर पहुंच जाएगा। जैसे यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये इस पर भी राइबोसोम अटैच हो जाएगा। राइबोसोम सेल में फ्री भी मिलता है और कुछ अटैच्ड फॉर्म में मिलता है। ये हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे कि ये जो है जिस पर अटैच होगा उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होगा उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो इस तरह से फिर हम लोग वो फिर बाद में भी देखेंगे इसके बारे में। यहां पर न्यूक्लियोलस जो है वो होगा डेंस मटेरियल है यहां पर, और वो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड है। यहां पर इसमें प्रोटीन और आरएनए ज्यादा मात्रा में मिलेगा और जो यहां राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा इसमें, अब ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, ऐसा स्क्रीनशॉट लेके भी इसका बना सकते हैं, या आपके बुक में दिया हुआ है वो उसको भी अच्छी तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। क्रोमेटिन जो है ये कैसे काम करता है, कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसको मिटाते हैं। अब देखिए जब सेल डिवीजन होने लगेगा तब ये क्रोमेटिन जो धागा जैसा स्ट्रक्चर है वो जो है वो यहां पर क्वाइल्ड हो जाएगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्वाइलिंग होके और इसमें इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो है ऊपर से चारों तरफ से इसमें कवरिंग हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि दो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा यहां इस तरह से। अब इन सबों का देखेंगे कि ये जो है क्रोमोसोम, क्रोमा अभी बताए कि क्रोमा मीन्स यहां जो है क्रोमोसोम है ये स्ट्रक्चर, तो क्रोमा मीन्स हो गया यहां कलर। ये क्रोमा का मतलब हो गया कलर, और यहां पर है सोम, सोमा का मतलब यहां पर होगा बॉडी। वैसा बॉडी जिसको कलरिंग करने पर मतलब स्टेनिंग करने पर जो दिखे, कलर्ड हो जाए, वो कहलाता है क्रोमोसोम। वो उसका शब्द का अर्थ हो गया। अब यहां पर ये जो है ये इसमें जेनेटिक मटेरियल रहेगा, और ये क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में रहेगा, किसी भी बॉडी में रहेगा तो मतलब कि सेल में रहेगा तो वो पेयर्ड फॉर्म में रहेगा, सबका अलग अलग होता है। और इसको हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में कितना होता है क्रोमोसोम, मतलब सेल में, ह्यूमन सेल में होगा 46 क्रोमोसोम, मतलब कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। और ये
23 क्रोमोसोम में हम लोग जानते हैं कि ये जो है इसमें 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कहलाएगा ऑटोसोम, मतलब बॉडी का निर्माण करने वाला ये सब होता है। और लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, मतलब मेल और फीमेल में वो होगा XY के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि वो जो है मेल और फीमेल के लिए ये उत्तरदायी होता है। मतलब कि हम लोगों में 46 क्रोमोसोम्स पाया जाएगा ये ह्यूमन में, इन ह्यूमन सेल में ये रहेगा। और बहुत सा है, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स राउंड वर्म में, राउंड वर्म में सबसे कम होगा 2 क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। और ये जो है हम लोग देखेंगे कि एक जो है यहां पर क्रोमोसोम कुछ प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोअन्स में कुछ में होगा 1600 क्रोमोसोम, मतलब 800 पेयर्स। सिंगल हो गया यहाँ, ये जो है 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। और किसी में जो है वो पाया जाएगा क्रोमोसोम जो है उसका नंबर यहां पर हो जाएगा, ये जो है 1600 बहुत सा प्रोटोजोआ में पाया जाता है। इसमें और 2n, मतलब कि यहां जो है इसका होगा 2 क्रोमोसोम और ये इसमें 1600 क्रोमोसोम कुछ प्रोटोजोआ में पाया जाता है। अब हम लोग देखें यहां इसका जो स्ट्रक्चर है, यहां देखिए जो बीच में दिख रहा है ये गोल स्ट्रक्चर जो बड़ा वाला दिख रहा है, इसको कहेंगे यहां पर बीच वाला ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और बीच वाला यहां देखिए दोनों तरफ ये छोटा छोटा यहां से दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दोनों काइनेटोकोर कहलाएगा, ये काइनेटोकोर। और ये हो गया सेंट्रोमियर। और ये आर्म, ये इसका आर्म है, ये 4 गो दिख रहा है, इसमें आर्म्स है इसका। और ये वाला जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको टेलोमियर कहेंगे। ये हो गया सेंट्रोमियर और यहां टेलोमियर कहलाएगा। अब ये जो है इसमें स्ट्रक्चर है, तो यहां देखेंगे क्रोमेटिन जो था वो यहां पर क्वाइल्ड होके, और ये हो गया क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिड कहलाएगा। और इसका लूप्स, ये सब जो ऐसे गोल गोल जो बना, तो ये क्रोमेटिन का लूप बना, मतलब ऐसे ऐसे जो मुड़ा हुआ जो दिख रहा है ये लूप है यहां पर क्रोमेटिन का लूप। क्रोमेटिन का ये सब जो है लूप्स बना, यहां लूप्स कहलाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग देखें कि क्रोमोसोम को जो है वो अब सेंट्रोमियर के जो है वो यहाँ कहाँ पर होगा, मतलब कि सेंट्रोमियर का स्थान जो है उसके आधार पर ये प्लेस जो इसका है वो कहाँ पर होगा, बीच में होगा या थोड़ा ऊपर होगा या नीचे होगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ क्रोमोसोम समझते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, जैसे ये वाला क्रोमोसोम है, इसमें ये बीच में यहां पर जो है ये बना हुआ है, यहां पर एकदम बीच में ये आपको सेंट्रोमेयर दिख रहा है। और बीच में जिसका सेंट्रोमेयर रहेगा उसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। यहां पर सेंट्रोमेयर दिख रहा है, ये जो सेंट्रोमेयर अगर दोनों तरफ आर्म बराबर है, इक्वल है, तब हम इसको कहेंगे ये जो है मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमेयर के आधार पर हो रहा है,
तब यहां हम लोग कहेंगे इसको मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा यदि छोटा हो रहा है, देखिए यहां पर है, ये जो है थोड़ा सा छोटा हो गया ये, तो ऊपर वाला आर्म सब मेटासेंट्रिक इसको कहेंगे, ये वाला मेटासेंट्रिक, और इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये हो गया। और अब हम देखेंगे कि जिसमें ऊपर में एकदम छोटा, ऊपर में छोटा और नीचे इसी के जैसा ये है, तब इसको क्या कहेंगे? इस तरह का यदि होगा तब इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। ये जो है एक्रोसेंट्रिक, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, और कुछ पर बीच में नहीं, ऊपर जो है वो नहीं पाया जाएगा। ये सेंट्रोजोम जो है, यहाँ पर सेंट्रोमेयर है, वो यहाँ नीचे वाला तो होगा आर्म इसका, और ऊपर जो है वो आर्म यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, तब इसको हम लोग टेलोसेंट्रिक कहेंगे, टेलोसेंट्रिक। इस तरह से हो गया। जब बीच यहाँ जो है ये सेंट्रोमेयर अगर केवल ऊपर ऊपर है, ये नहीं है, इसमें आर्म और नीचे है, तब इसको कहेंगे टेलोमेयर, टेलोसेंट्रिक। ये थोड़ा सा हो गया, ऊपर है छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, एक्रोसेंट्रिक। और ये जो है थोड़ा सा ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला तो सब देख रहे हैं हम लोग सेम है, तो यहाँ सब मेटासेंट्रिक। और यदि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर है, तब इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। तो इस तरह से हम लोग इसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में कह सकते हैं। ये बेस जो है लोकेशन के आधार पर, यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के लोकेशन के आधार पर हम लोग इसे बता सकते हैं कि ये जो है कैसा होगा। तो एक बार फिर से हम लोग देख लें, टेलोसेंट्रिक, फिर उसके बाद हो गया एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक कहलाएगा। इस तरह से ये 4 प्रकार का हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्रोमेटिन जो है, ये इसमें जो धागा है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन, इधर से हटाते हैं इसको, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन जो है वो रहेगा किस चीज का बना हुआ? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नॉन हिस्टोन प्रोटीन का ये होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसका कंपोजिशन कितना है। ये सबका यहां परसेंटेज है, इसका 31% होगा डीएनए और 5% होगा इसमें आरएनए। हिस्टोन प्रोटीन होगा इसमें 36% और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है ये इसमें 28% होगा। मतलब कि इसमें ओवरऑल हम लोग देखें कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का ये बना हुआ होता है, ऊपर से एक कवरिंग होगा इसमें। ये जो क्रोमेटिन है जो हम लोग देख रहे थे उसमें धागा जैसा स्ट्रक्चर, तो इसमें ऊपर से एक कवरिंग होगा हिस्टोन प्रोटीन का। और इस तरह से तो अब यहां हम लोग देखें डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है, आरएनए का मतलब क्या होता है, तो यहां पर इसका फुल फॉर्म नीचे हम लिख देते हैं।
डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, एन इसमें बड़ा दे देते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये हो गया DNA इस तरह से। और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये हो गया RNA का। तो यहां पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA और राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA। और ये खास तरह का प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो इस पर कवरिंग करने का काम करेगा, ये क्रोमेटिन का। और ये जब सेल डिवीजन होने लगेगा तब इसमें ये इस तरह का बन जाएगा क्रोमोसोम जिसको कहते हैं। यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि जब ये सेल डिवीजन होता है तो इसमें सेल डिवीजन में भी दो तरह का सेल डिवीजन होगा। एक होगा वो हम लोग एक उसमें था कि जो है प्रोकैरियोट्स में अलग टाइप का सेल डिवीजन होता है कि उसमें जो 1 से 2 बनता है तो उसमें कहते हैं हम लोग फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो यहाँ जो है वैसा नहीं, इसमें माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होगा। और ये जो है यूकैरियोट्स में इस तरह का होता है सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस, उस प्रोसेस को कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, माइटोसिस में जैसे हमारा पूरा बॉडी सेल जितना भी है वो सब डिवाइड होगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें सब बराबर होगा। मतलब कि जैसे 46 क्रोमोसोम्स है तो हमारे शरीर का जितना भी सेल है वो सब जब डिवाइड करके बनेगा तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स ही पाया जाएगा। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें सेम रह जाता है, एग्जैक्ट सेम होगा, पेरेंट सेल के जैसा ही उसका डॉटर सेल का हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और यदि मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में होता है जैसे वो होता है गैमेट फॉर्मेशन में, मतलब सेक्स सेल बनते हैं, स्पर्म या ओवम का निर्माण होता है, तो उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है और वहां जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा। मतलब कि उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके बदले में 23 क्रोमोसोम्स ही उसमें मात्र रहेंगे, पेयर्ड नहीं रहेगा। तो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर उसमें रहेगा, क्रोमोसोम जो है अनपेयर्ड होगा। तो वैसे क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम। और बॉडी सेल का जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड होगा, मतलब 46 क्रोमोसोम होगा, तब उसको कहेंगे डायप्लॉइड क्रोमोसोम, डायप्लॉइड सेल कहलाएगा। और इधर जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा तो उसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल कहलाएगा। यहां पर लिख देते हैं इसको, डायप्लॉइड और हैप्लॉइड स्थिति हम लोग इसमें देखेंगे। हैप्लॉइड सेल, if half number of if the cell has half number of chromosomes, किसका, यहां जो है पेरेंट सेल, then it is called हैप्लॉइड सेल। और डायप्लॉइड सेल किसको कहेंगे, इफ द नंबर ऑफ
if the cell has exact number of chromosomes of parent, या एज पेरेंट भी कह सकते हैं यहाँ, then it is called diploid. तो ये डाइप्लॉयड सेल में यहाँ होगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है वो 2n होगा, और इसमें जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहने का मतलब हाफ होगा, मतलब अनपेयर्ड, यहाँ जो है अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होगा, और इसमें जो है पेयर्ड क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। तो इस तरह से ये देखेंगे हम लोग कि हैप्लॉयड और डायप्लॉयड की स्थिति, ये n होगा, और इधर अब हम लोग थोड़ा सा देख लें इसमें कि कैसे ये जो है वो काम होता है, हैप्लॉयड और डायप्लॉयड है इसमें। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होगा माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन में, थोड़ा सा हम लोग देख लें इसको भी। हम लोग देखते हैं एक तरफ इधर माइटोसिस सेल डिवीजन और इधर मियोसिस में बता देते हैं। तो माइटोसिस में क्या होगा, या इसको माइटोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन को कहेंगे हम लोग यहाँ माइटोसिस। तो इसमें जो है 46 क्रोमोसोम होगा, और जब सेल डिवीजन होगा, या इसको हम कह सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई या 46 प्लस एक्स एक्स, दोनों टाइप का जो क्रोमोसोम होगा इसमें 46 और एक्स वाई, 44 और एक्स वाई रह जाएगा इसमें भी। तो इस तरह का यदि हो रहा है, या हम इसमें देखें कि यदि ये मेल में होगा और फीमेल में यदि देखें तो ये भी वैसे ही होगा, 44 प्लस एक्स एक्स, और इसमें 44 प्लस एक्स एक्स ही रह जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर क्रोमोसोम इस तरह से जो बन रहा है फीमेल का और मेल का, तो ये वाला जो देखें यहाँ पर ये है सेक्स क्रोमोसोम, और ये वाला कहलाता है ऑटोसोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम इधर हो गया 44 हो गया, मतलब कि 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स कहलाएगा, जो पूरे शरीर के निर्माण और उसका जो है वो स्ट्रक्चर जैसे होगा ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें होगा। और ये जो है मेल या फीमेल होगा ये स्ट्रक्चर, तो इसी तरह से इसमें भी है, ये वाला जो है ये कहलाएगा सेक्स क्रोमोसोम, ये 44 है तो ऑटोसोम्स कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं मियोसिस का। मियोसिस मतलब इसको मियोटिक सेल डिवीजन, और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें बनेगा। तो ये जो है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर देखेंगे 44 प्लस XX क्रोमोसोम है, और ये जब हाफ होगा मतलब मियोसिस सेल डिवीजन में ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, तो 22 प्लस X,
और 22 प्लस एक्स बनेगा। मतलब ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गया। और फिर फर्दर इसमें से भी दो बार फिर इसमें सेल डिवीजन होता है, और गैमेट का फॉर्मेशन जब होगा तो यहां पर 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस सॉरी इसमें एक्स ही रहेगा, और ये जो है 22 प्लस एक्स। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है इससे ये 4 क्रोमोजोम बना, और ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हुआ। तो इसमें ऑल आर हैप्लॉइड सेल हो गया। ये जितना भी है ये सब हैप्लॉइड, ये सब हैप्लॉइड सेल हो गया। और इधर जो बना था देख रहे थे इसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो सेम हो गया, तो ये डायप्लॉइड सेल बना, और इधर वाला जो है हैप्लॉइड सेल बना। ये सब गैमेट्स हैं। हैप्लॉइड सेल बनेगा किसमें? ये गैमेट्स है, आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स में ये बनेगा, तो ये हैप्लॉइड सेल है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं मेल में क्या होगा? 44 प्लस एक्स वाई, इसमें एक्स एक्स टाइप का था और इसमें एक्स वाई है। अब इसमें भी होगा, पहला सेल डिवीजन हुआ तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई हो गया। इसमें हाफ हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर एक बार और इसमें सेल डिवीजन होगा, इधर कर देते हैं इसको अलग सेपरेट। इसमें 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, और ये वाला जो है यहाँ y वाला जो है 22 प्लस एक्स, इधर 22 प्लस वाई, मतलब इसका जो है हाफ हो गया यहाँ x और 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई होगा। तो इस तरह से इसमें बन गया 22 प्लस एक्स हाफ हो गया, और 22 ये स्पर्म में इस तरह से होगा। ये सब हैप्लॉइड, ये सब हैप्लॉइड सेल है स्पर्म्स, ये सब कहलाएगा। देखिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो गया, तो हैप्लॉइड सेल, ये दोनों गैमेट्स जो हैं वो सब हैप्लॉइड सेल होगा। और इधर जो है हमारे शरीर का जो भी सोमैटिक सेल जिसको कहेंगे, ये सोमैटिक सेल, ये जो है एग्जैक्ट नंबर इसका है 44 प्लस एक्स वाई या 44 प्लस एक्स एक्स है, तो वो सेम ही रह गया। तो ये डायप्लॉइड, ये भी डायप्लॉइड सेल है। ये सबको सोमैटिक सेल कहेंगे, और ये जो है गैमेट वाला है, मतलब सेक्स सेल कहलाएगा। ये सब जितना है ये सेल डिवीजन होगा कहाँ? हमारे शरीर में सोमैटिक सेल में इस तरह का सेल डिवीजन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, सब आएंगे साइटोप्लाज्म लेकर, और उसमें साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब के बारे में भी देखेंगे। तब तक अब इसमें चलते चलते हम लोग देख लेते हैं इसका फंक्शन। ये जो है न्यूक्लियस का फंक्शन। ये इसमें फंक्शन न्यूक्लियस का जो है उसमें सबसे पहला होगा कि ये जो है कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब ये जो है कैसे बॉडी का निर्माण होगा, ये सब का काम करेगा। तो ये जो है सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। मतलब कि ये जो है ऑल इंफॉर्मेशन जो है इसके क्रोमेटिन में रहेगा। इट बियर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन,
ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सब रहेगा क्रोमेटिन में। और जितना भी इंफॉर्मेशन है फिर उसके बाद है ये ट्रांसमिशन का काम करेगा। इट ट्रांसमिट, या जो है ट्रांसमिशन ऑफ, ये जो है इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय इसमें जेनेटिक मटेरियल्स का ये जो है ट्रांसमिशन होगा। और फिर इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, सेल का जितना भी मेटाबॉलिक फंक्शन होगा उन सबों को ये जो है रेगुलेट करने का काम भी करेगा। और सेल डिवीजन को भी रेगुलेट करने का काम करेगा। इट रेगुलेट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको जो है ये थोड़ा सा अपने गाइडेंस में ये इसको सेल डिवीजन को करेगा। इट रेगुलेट्स सेल डिवीजन। अब ये जो है इसमें ग्रोथ को भी ये रेगुलेट करने का काम करेगा, सेल को डिफरेंशिएट करने का काम करेगा। और ये जो है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम क्योंकि यहीं पर होता है, तो इट रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ सेल। ये सेल कितना मैच्योर होने पर बड़ा होना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें जो है वो रहेगा इंफॉर्मेशन। तो वो उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। मतलब कि न्यूक्लियस जो है ये मास्टर कंट्रोल है, ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है इसको, मास्टर कंट्रोल है ये सेल का, इस तरह से करके। और सेल का डिफरेंशिएशन होना, मतलब कि एक ही टाइप जो सेल है वो अलग अलग फंक्शन के लिए वो इसमें रहेगा, तो सेल का डिफरेंशिएशन में भी ये जो है मदद करेगा। इट हेल्प्स इन सेल या डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। डिफरेंशिएशन, तो यहां पर डिफरेंशिएट करने का मतलब यहां जो है उसका अलग फंक्शन के आधार पर जो है सेल का स्ट्रक्चर वो दिखेगा। सिंगल सेल से ही डिफरेंशिएट होके हम लोग का इतना बड़ा बॉडी बना और अलग अलग टाइप ऑफ सेल इसमें होगा। और फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, इट प्रोड्यूस या इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में मदद करेगा। कहां होता है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन? ये जो है न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, वहां पर इसका होता है। और ये जो है वेरिएशन में भी मदद करता है। कभी कभी सेल जो है वो अलग टाइप का वो जो है सेल उसमें ड्यू टू चेंज ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल्स वो जो है सेल में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। तो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सा चीज ऐसा है कि जो आया है, मतलब कि वेराइटीज ऑफ हम लोग देख रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब में, तो उसमें भी जेनेटिक जो है वेरिएशन हो जाएगा कि मतलब वो जो है ज्यादा फसल उत्पादन देने वाला, उसका सीड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये सब भी करने का काम ये करता है। वेरिएशन भी ये जो है इससे होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का कुछ चेंजिंग करके, और ये जो है सेल में वेरिएशन भी होता है। वेरिएशन, यहां हेल्प्स इन वेरिएशन
ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजिंग में इसमें होगा। अब और भी इसके अलावा भी फंक्शन है और भी बहुत सा, तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट में लाएंगे अब अगला लेक्चर, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। फिर जो है पढ़ना है हमने कि उसका कितना मतलब और भी जो बाकी जो रह गया है वो हम लोग दिखाएंगे उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।